नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक में हेमंत दत्त। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर ले आइए। आज हॉट ही नहीं, बहुत हॉट टॉपिक है। स्वागत है हेमंत भाई। बहुत बड़ी खबर है मेरे लिए और बहुत संतुष्टि देने वाली खबर है, तसल्ली देने वाली खबर। और इस खबर के पीछे कई ऐसी ऐसे बिंदु हैं, ऐसे पहलू हैं जिनकी समीक्षा और विश्लेषण दोनों करने की जरूरत है। 31 सांसद, 31, 31 सांसदों के सामने संसद भवन के भीतर नरेंद्र मोदी और मोदी की कंपनी के खिलाफ 15 सबूत रखे गए हैं। 15 सबूत, और एक एक सबूत इतने सॉलिड है कि अगर इस भारत के न्यायपालिका एक बार रीढ़ सीधी कर दे तो इस 56 इंची वाली सरकार की कमर झुक जाएगी। एक बार खाली उसकी रीढ़ सीधी हो, ये कमर इनकी झुक जाएगी। 15 कंक्रीट सबूत हैं, जिन सबूतों पर आप कहिए कि एक ही दिन में सुनवाई और फैसला सब आ जाए, ऐसे सबूत। बीजेपी के भी 31 सांसद, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव बैठे थे, बीजेपी के भी सांसद बैठे थे। उनके सामने एक एक सबूत दिखाया जा रहा था, गिनाया जा रहा था और बताया जा रहा था। लेकिन भाजपा के सांसदों की जुबान बंद थी, क्योंकि उनके सामने उनकी सरकार, 12 साल की सरकार, राष्ट्र निर्माण वाली सरकार, विश्व गुरु वाली सरकार, विकसित भारत बनाने के संकल्प वाली सरकार नग्न हो रही थी, नंगी हो रही थी उनके सामने। सिर झुका करके सुनने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था। और अंतिम सत्य यह है कि अगर जांच हो जाए इस देश में, हालांकि वही मुमकिन नहीं जो आखिरी लाइन में कह रहा हूं, यह भी एक सत्य है कि जांच नहीं होगी। जांच हो जाए तो छोड़ दीजिए अर्धान प्रधान, छोड़ दीजिए, मोदी को कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि एक ऐसे आपराधिक गिरोह को इस सरकार ने लाखों बच्चों की किस्मत सौंप दी। आपराधिक गिरोह में कह रहा हूं, रिपीट करके, पूरी अपनी जिम्मेदारी, आपराधिक गिरोह के हाथ में लाखों बच्चों भविष्य सौंपा। वो आपराधिक गिरोह जिसकी वजह से 23 से ज्यादा जाने पहले जा चुकी हैं, वो आपराधिक गिरोह जो ब्लैक लिस्टेड हो चुका है, और सब कुछ उसके हाथ में लाखों बच्चों का भविष्य देने के लिए फ्रेम किया गया, फ्रेम किया गया कि उसके सिवाय कोई नहीं। वही हमारी चॉइस, वही हमारा फैसला है, उसमें कोई फेरबदल रद्दबदल नहीं हो सकता है। मैं आपको खबर दिखाता हूं, बहुत ही मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण मसला है। इसीलिए जैसे ही ये खबर आई हेमंत भाई की, ऐसा खबर है, ऐसी खबर है, तो उनका सबसे पहले यही खबर लाने के लिए थे और कुछ भी नहीं। सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल की पोल खोलने वाला छात्र पहुंचा संसद। 17 साल का बच्चा जिसे सबूत रखे हैं, 17 साल, संसद पहुंचा। संसदीय समिति के सामने रखी सिस्टम की खामियां। अब जरा खबर के भीतर चलिए, फिर इसमें सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली ये जो है संसदीय समिति के सामने पूरा रखा गया। मैं पहले पढ़ दूं फिर आपको बताता हूं। सबूत पहले आप देखिए, पहले सबूतों पे, सीधा हम सबूतों पे आते हैं। खराब प्रदर्शन के क्लॉज को हटाना। जो पहले टेंडर लाया था सीबीएसई ने, उसमें पुराने टेंडर के नियम में था कि यदि कोई सर्विस प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर खराब प्रदर्शन करता है तो उसे अयोग्य घोषित करने के 3 कड़े नियम थे। लेकिन जब नए नियम आए तो उसमें पुअर परफॉर्मेंस यानी खराब प्रदर्शन के तीनों नियमों को पूरी तरह से गायब कर दिया गया। क्यों किया गया? कौन है ये जिसने किया? उसने वाकई राष्ट्रद्रोह का काम किया, वो गद्दार है, वो गद्दार है। कौन है आप लोग नाम तय करिए, लेकिन जिसने किया गद्दार है। ब्लैक लिस्ट के नियमों में बदलाव, अब ये उससे भी खतरनाक देखिए। पहले टेंडर में नियम था कि जो कंपनी पहले कभी भी ब्लैक लिस्टेड हुई वो टेंडर में भाग नहीं ले सकती। नए टेंडर में इसको बदल दिया गया और लिखा क्या गया कि वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड कंपनी इस टेंडर में भाग नहीं ले सकती। यानी
जो पहले ब्लैक लिस्टेड हुई हो, पिछले साल ब्लैक लिस्टेड कंपनी हो, वो इसमें आ सकती है, वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड ना हो। ये किसके लिए किया गया? क्योंकि इस टेंडर में आती है कंपनी, उसी कंपनी को काम मिलता है, और वो कंपनी पूर्व में ब्लैक लिस्टेड, और ब्लैक लिस्टेड नहीं, वो घनघोर ब्लैक लिस्टेड, वो चेरी ब्लॉसम वाला ब्लैक लिस्टेड थी, इतनी ब्लैक थी वो। उस कंपनी को ही लाने के लिए ये नियम हटाया गया, और क्या मैं नहीं कहूंगा, उसी लिए हटाया गया, 100% उसी लिए हटाया गया। उसके अलावा कोई वजह हो तो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी बताओ। सार्थक ने सवाल उठाया कि बोर्ड आखिर ऐसी कंपनी को क्यों चुनना चाहता था जिसका ट्रैक रिकॉर्ड दागदार रहा। आगे चलिए, अगले पाई आगे। अब ये देखिए आप, सार्थक ने आरोप लगाया कि ये सभी बदलाव कोएम एडुकेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए, जिसे पहले ग्लोबारेना नाम से जाना जाता था। उन्होंने दावा किया कि इस कंपनी का पुराना इतिहास काफी संदिग्ध रहा है, और तेलंगाना में इसके खराब सिस्टम के कारण पूर्व में 23 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये ग्लोबारेना तेलंगाना में काम कर रही थी, और इसके कुकर्म की वजह से, इसके अपराध की वजह से 23 छात्रों को जान गंवानी पड़ी थी, और इसको टेंडर देने के लिए पूरे टेंडर को बदल दिया गया। अगला देखिए, सार्थक ने स्पष्ट किया कि यह उनकी अकेले की मेहनत नहीं है। 17 साल के बच्चे की ईमानदारी देखिए, कहा यह अकेले की मेरी मेहनत नहीं है। एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी और इस मामले की जांच कर रहे पत्रकारों के साथ मिलकर एक सामूहिक प्रयास के तहत इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। दरअसल निसर्ग ने पोर्टल के फ्रंट एंड कोड में एक मास्टर पासवर्ड ढूंढ निकाला था, मास्टर पासवर्ड, जिससे बिना ओटीपी के ही कापियों के अंक बदले जा सकते थे। अब सोचिए, 17 साल का बच्चा कर दिया, और जो है विज्ञान के रास्ते पर भारत को ले जाने वाले ये जाहिलों की टोली, इनको नहीं समझ में आया। इन्हें सब समझ में आया, ये जानबूझकर किए, सब ये सब जानबूझ के हुआ है। इस तकनीकी सुरक्षा चूक की जानकारी, अच्छा अब अगली लाइन पढ़िए, इस तकनीकी सुरक्षा चूक की जानकारी उन्होंने सरकार को दी भी थी, सरकार को दी भी थी। सार्थक ने स्वयं इस साल परीक्षा दी थी, और उनके भी कुछ पन्ने धुंधले थे, जिसके बाद उन्होंने इस व्यवस्था के तहत तक जाने की ठानी। अब ये मामला वही है जिस मामले में राहुल गांधी ने सबसे पहले सार्थक सिद्धांत के इस पूरे, जो है आप कहिए इन्वेस्टिगेशन है उस बच्चे का, इन्वेस्टिगेशन को राष्ट्रीय फलक पर रखा। ये नौबत कैसे आई, इसके लिए आज मैं बूढ़ी तोप को सलामी देना चाहता हूं। कांग्रेस के बूढ़ी तोप को सलामी बनता है दिग्विजय सिंह। भले आज की तारीख में जो बैठे हुए हैं एआईसीसी में राहुल को घेर करके, ये स्लीपर सेल, ये भले नहीं आज स्पेस दे रहे हूं, लेकिन इस बूढ़ी तोप को सलामी बनता है। ये दिग्विजय सिंह थे, यकीन मान लीजिए कांग्रेस का ही कोई और सांसद होता इस पैनल का, इस संसदीय समिति का अध्यक्ष, तो सार्थक सिद्धांत को वहां पर नहीं बुलाया गया। ये दिग्विजय ने कल से ही इन लोगों पे बहुत तगड़ा बम्बार्डमेंट कर रखा है, और बुला करके कल भी मीटिंग हुई थी, कल भी दिग्विजय सिंह ने इस समिति को की थी, और आज बुला करके वो पन्ना लाइए, मैं पढ़ दूं, पढ़ा नहीं। पार्लियामेंट्री पैनल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रेजेंटेशन के बाद बताया कि समिति ने सार्थक की बातों को बेहद गंभीरता से सुना है, और अब इस विषय पर सीबीएसई से आधिकारिक जवाब मांगा जाएगा। हालांकि सीबीएसई ने, अब सोचिए अगले लाइन में देखिए, हालांकि सीबीएसई ने भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करते हुए इस मार्किंग सिस्टम को पारदर्शी बताया। ये नरेंद्र मोदी का सिस्टम है ना, ये मान ही नहीं सकता। इन्हें रंगे हाथों पकड़ लो, रंग छुड़ा के पकड़ो, रंग पोत के पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, ये मानेंगे ही नहीं। इनका सबसे बड़ा सरकार चलाने का तरीका है ना 12 साल से, आप हमें पकड़ लो, हम मानेंगे नहीं। आप हमें कुकर्म करते पकड़ो, दुष्कर्म करते पकड़ो, व्यभिचार करते पकड़ो, दुराचार करते पकड़ो, हम मानेंगे नहीं। वो हम थे ही नहीं। खास बात है कि सार्थक
इसमें ये लाइन और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब बनवा रहे हैं ना प्रिंसिपल से रील 30-30 सेकंड की। सार्थक का कहना है कि वो डिजिटल मूल्यांकन के खिलाफ नहीं है, तकनीकी के खिलाफ नहीं, अच्छा कदम है, लेकिन इसे देश भर में लागू करने से पहले बड़े स्तर पर ट्रायल और कड़ा तकनीकी परीक्षण किया जाना जरूरी था। लेकिन आप लोग तो अपना गेम सेट करने में लगे हुए थे। ये जो पैनल है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पैनल है, संसदीय समिति है। ये युवा, महिला, बाल तक जो है खेल मामलों की संसदीय अस्थायी समिति है। इसमें 31 सांसद हैं, टोटल 31 सांसद होते हैं। दिग्विजय सिंह इस अस्थायी समिति के संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। इसमें 21 लोकसभा सांसद हैं, 21 लोकसभा सांसद हैं, 10 राज्यसभा सांसद हैं। और जब ये सारा नरेंद्र मोदी काली डायरी खुल रही थी ना, लाल डायरी नहीं, इनकी काली डायरी, इनकी कंपनी की, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद वहां पर सुनने के लिए मजबूर थे। मैं सब सांसदों का नाम बता दूं, उसमें कांग्रेस और विपक्ष के महत्वपूर्ण 31 नाम नहीं बताएंगे, महत्वपूर्ण: विकास रंजन भट्टाचार्य, सिकंदर, डॉक्टर सिकंदर कुमार, डॉक्टर भीम सिंह, राजीव राय समाजवादी पार्टी घोषित से हैं, बांसुरी स्वराज मौजूद इसमें है, पैनल में है, ब्रजमोहन अग्रवाल है, ब्रजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़, कर्णभूषण सिंह है, ब्रजभूषण के पुत्र कर्णभूषण सिंह है, जितेंद्र दोहरे हैं, रेखा शर्मा है, रेखा शर्मा का नाम जानते होंगे, बहुत महिलाओं की इन्होंने भी उत्थान किया है, अमर शरद राव काले हैं, हेमांग जोशी, शोभनाबेन महेंद्र सिंह बरैया, ये मुख्य नाम है। कुल तो बता दिया 31 सांसद। अब हेमंत भाई के पास चलते हैं, फिर हम आएंगे, अभी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस पर आएंगे, अभी हेमंत भाई के पास चलते हैं। हेमंत भाई, ऐतिहासिक दिन रहा, 17 साल का बच्चा वो कर दिया जो इस देश में मतलब 12 साल में इस तरीके से, इतने व्यवस्थित तरीके से किसी ने नहीं किया। इतने व्यवस्थित तरीके से, बड़े गर्व से हम कहते हैं कि उस बच्चे ने जो किया, इतने व्यवस्थित तरीके से हम भी नहीं कर पाए हैं कि कड़ी दर कड़ी, पन्ना दर पन्ना नरेंद्र मोदी और कंपनी सच खोल के रख दिया। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। वास्तव में बहुत खुशी का भी दिन है और बहुत चिंता का भी दिन है, दोनों ही। चिंता का बात। 17 साल का किशोर, 12वीं कक्षा का छात्र, मंत्रियों और अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था चलाने का तरीका बताने की कोशिश कर रहा है। 17 साल का बच्चा। पता नहीं, मुझे खुश होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे जानदार होनहार युवा हैं जो पूरा सिस्टम को बदलने का मादा रखते हैं, या दुखी होना चाहिए कि हमारा देश इस समय ऐसे अयोग्य लोगों के हाथ में है जिनको कोई समझ नहीं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो सत्ता प्रतिष्ठान हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो। आशीष भाई, जब संस्थाएं जवाबदेही से बचती है ना, तो कभी कभी 17 साल के बच्चे भी वो कर दिखाते हैं जो व्यापक निगरानी तंत्र भी नहीं कर पाते। कहने को निगरानी तंत्र है तो वो कुछ और। सारे एक सूत्री कार्यक्रम में लगे हुए थे, ये किस तरीके से टीसीएस को छोड़ करके कोएम्प्ट को ये ठेका दे दिया जाए। पूरा फोकस इस बात पे था। कर्मचारियों की संख्या मिलाएंगे ना, आप अपना सर पीट लेंगे। कहां टीसीएस के लाखों कर्मचारी, कहां टीसीएस के लाखों कर्मचारी, दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की भी अगर बात कर ले, उनका जो ओवरऑल जो सारे का सारा टर्नओवर और सारी चीजें, और एक ये कोएम्प्ट जो अतीत में ब्लैक लिस्ट रह चुकी है, लेकिन फिर भी कोएम्प्ट को चुना गया, बार बार टेंडर प्रक्रिया बदली गई। अब आशीष भाई सवाल ये आता है, जब निगरानी तंत्र तो चलो छोड़ दो, निगरानी तंत्र तो हो गया, सारे देश ने देख लिया 12 साल। सवाल ये है कि सवाल जो इन बच्चों ने पूछे थे उनको राष्ट्र विरोधी बताया गया था। वो राष्ट्र विरोधी सवाल नहीं थे, बल्कि लोकतंत्र में देशभक्ति का सबसे बड़ा कार्य ये 3 बच्चे कर रहे थे, जो 12 साल के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी ठंडी हवा का झोंका आया है तो इन 3 बच्चों ने किया, जिसका मैंने कल नाम लेके बच्चे वाइज बताया था कि किसने क्या क्या किया। और एक चीज और बता दूं दर्शकों के लिए, कोई गलतफहमी मत पाल लीजिएगा, ये जो समिति है, संसदीय समिति, ये शिक्षा मंत्रालय का हिस्सा नहीं है, ये एक संसदीय शिक्षा समिति है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो बहुत सारे दर्शक बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनको पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग और सरकार की फंक्शनिंग का थोड़ा सा वो रहता है। ये संसदीय शिक्षा समिति है और इसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह है। ये डायरेक्टली कभी भी सीबीएसई का, इनका किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उनको कोई नुकसान नहीं कर सकती, सारी बात। हाँ, उनको उनसे जवाब तलबी कर सकती है, और वो अगर आपकी बात ना माने तो सरकार, जो संसदीय समिति की कंटेम्प्ट, अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकती है। दैट्स ऑल।
ये सीबीएसई के चेयरमैन को भी बुला सकती है, सेक्रेटरी एजुकेशन को भी बुला सकती है, जो भी रेलेवेंट अधिकारी है उनको बुला करके उनको ऑन ओथ शपथ दिला करके उनकी गवाही दर्ज कर सकती है। लेकिन इसके पास अपनी कोई एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको पहले। ठीक, स्टैंडिंग कमेटी है ये, स्थायी कमेटी। तो अब आप समझिए कि इस कमेटी ने आज किया क्या। इस कमेटी के अंदर आज दो इश्यूज थे। नंबर एक जो आपने बताया ऑन स्क्रीन मार्किंग का, जो पिछले 10-12 दिन से लगातार चल ही रहा है, और दूसरा था जो 9वीं 10वीं के क्लास के अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो लगाने की बात थी, उन दो पे चर्चा होनी थी। और सार्थक सिद्धांत को सैल्यूट है कि उसको रांची से बुलाया गया 17 साल के बच्चे को। रांची का बच्चा है वो, पता होगा ना आपको। और ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद ये दूसरा व्यक्ति है जिसने पूरे देश में झारखंड का नाम रोशन किया है। आई सैल्यूट टू हिम, रियली सैल्यूट बाय द कोर ऑफ माई हार्ट, कि ऐसे बच्चे होने चाहिए जो सारे सिस्टम को खोल के रख दे। नहीं तो आमतौर पर चलिए मैं और आप भी होते स्टूडेंट, हम उस एज में, जिस एज में हम थे, हम क्या करते, हम रिवॉल्यूशन अप्लाई कर लेते, हम 4 खबरें छपवा देते, ट्वीट कर लेते। लेकिन पूरे सिस्टम में आशीष भाई काम करके उसको उधेड़ डालना है, और एक एक चीज को लॉन्ग टर्म में छात्रों के कल्याण के लिए, कोई पॉलिटिक्स नहीं, इस बच्चे की क्या पॉलिटिक्स है, ये तो खुद पीड़ित है सीबीएसई का। उस सारे सिस्टम को उधेड़ डालना एक बहुत ही बड़ी बात है, जिसको मतलब वास्तव में जिसको सराहना भी की जानी चाहिए, और मुझे तो लगता है इसको इनाम मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। बेसिकली इन्होंने किया क्या था सार्थक सिद्धांत में, सीबीएसई की जो टेंडर प्रोसेस, रोकना नहीं चाहता मैं आपको फ्लो को भी नहीं करना चाहता। आप सरकार से इनाम मिलना चाहिए मत कहो। पता है आज जो संसदीय समिति में आया, पता नहीं इसका परिवार क्या करता है, इसके हम तो इस बात पे चिंतित हैं। हम झारखंड रांची पता करेंगे, मैं आज ही अभी कार्यक्रम के बाद में फोन करूंगा, क्योंकि वहां पर बहुत हमारी टीम के लोग हैं। तो इसके माता पिता क्या करते हैं पता नहीं क्या। हालांकि वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार नहीं होती तो हो सकता है कि अब तक माँ बाप पे कहीं नक्शा उक्सा निकाल के घर पे बुलडोजर पहुंच गया होता कि नक्शा, इनका घर का नक्शा खराब है, बाउंड्री 2 इंच आगे बढ़ी हुई है। इनसे आप इनाम की उम्मीद कर रहे हो? अरे ये जीवन दान दे दें भैया। तो इन्होंने निविदा प्रक्रिया जो थी, जो टेंडर प्रोसेस थी, उसका पूरा पर्दाफाश किया था, और आज इनको दिग्विजय सिंह ने स्पेशली बुलाया संसद के अंदर। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है कि 17 साल का बच्चा संसदीय समिति के सामने पेश हो रहा है। तो युवा सार्थक जो है, उसने जो काम कर दिखाया है, वो रिसेंट हिस्ट्री में ऐसा कोई रिकॉर्ड में नहीं मिलता कि किसी बच्चे ने इस तरह का काम करके सिस्टम को सुधारने की पहल की और उसका हिस्सा बढ़ा। वो जो उसने कर दिखाया है वो असल में हमारा काम था, हमारा मतलब मीडिया का काम था। और हम क्या कर रहे थे कि सीबीएसई अब पाकिस्तान में भी परीक्षा कराने लगी, हम ये पूछ रहे थे, याद है ना, दूरदर्शन पे बैठ करके ये पूछा गया कि हम सीबीआई, मतलब हो सकता है कि आज भी वो जो आईटी सेल है, क्योंकि वो तो निर्लज है, शर्मनिरपेक्ष है, वो आज भी इनको राष्ट्र विरोधी कहे। लेकिन मैं ये मानता हूं हाल के दिनों में इससे समाज सापेक्ष काम शायद ही किसी युवा ने किया हो हमारी नॉलेज के। जो आईटी सेल के दलाल हैं, अपने राजनीतिक आकाओं को बचाने के लिए उनके पुराने ट्वीट खोद करके उनको परेशान करने में लगे हुए थे। और ये बच्चा आज संसदीय समिति के सामने बैठ गया, तो जो ये आईटी के दलाल हैं वो तो केवल सपना ही देख सकते हैं यहां तक पहुंचने का। तो जो निविदा घोटाले का पर्दाफाश किया, संसद में कितनी शान से प्रवेश किया, उसका कॉन्फिडेंस देखिए आप। जिस तरीके से सार्थक सिद्धांत संसद के अंदर एंटर किया है, बहुत सारे एमपी नहीं करते ऐसे, मैंने तो बहुत करीब से देखा, बहुत साल कवर किया संसद, लेकिन कमाल की उसका कॉन्फिडेंस था उसका। और शिक्षा मंत्री प्रधान जो है अपने धर्मेंद्र प्रधान जी, पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहीं अब तक कुछ नहीं किया उन्होंने। और ये बच्चा पूरे सबूतों के साथ पहुंच गया, पूरी प्रेजेंटेशन दी, पूरी कहानी बताई। और मैं तो ये मानता हूं आशीष भाई कि इस मामले को अगर आप देखेंगे ना, तो सार्थक ही देश का असली शिक्षा मंत्री है जिसकी भारत को जरूरत है, धर्मेंद्र प्रधान की जरूरत नहीं। उससे मोदी जी और बहुत सारे काम करा लेंगे, उनके पास बहुत तजुर्बा है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस देश को जो काम कराने हैं उसके लिए बेस्ट व्यक्ति सार्थक है, खासतौर पर एजुकेशन के क्षेत्र में। सभी जितने बच्चों ने इस पे काम किया है, उन्होंने चुनौती देने का साहस किया सिस्टम को, उन सबको सैल्यूट बनता है। और सिस्टम का निकारापन देखिए कि 12वीं के बच्चे जो संसद के सांसद हैं, उनको शिक्षा प्रणाली के बारे में समझाने के लिए आना पड़ रहा है उनको। और कितना अमृतकाल चाहिए बताइए। ये काम ब्यूरोक्रेट्स का, इतनी भारी भारी तनख्वाहें लेती हैं, इतनी फैसिलिटी लेते हैं, इतने बड़े बड़े बंगले हैं, कोठियां हैं। और या
17 साल का बच्चा ये दे रहा है। जो लीक था वो बेसिकली गवर्नमेंट या मोदी स्टूडियो ने शायद इस जनरेशन जेड की आवाजें नहीं सुनी हो, लेकिन ये छात्र सीबीएसई का जो ऑन स्क्रीन मार्किंग थी उसकी गड़बड़ी के मामले में जो पेश हुआ और जो विवरण दिए वो वास्तव में सबके लिए एक आइडॉल बन गया है। और जैन जी जिसकी आप बात करते हो उसके ऊपर बड़ा फक्र होता है मुझे। बेशक ये बच्चा उसका प्रतीक है कि जैन जी अब सिर्फ परीक्षा नहीं दे रही है, ये भूल जाइए, सरकार भूल जाए, मुझे आपको तो पता है, वो दस्तावेज भी पढ़ रहे हैं, वो कड़े सवाल भी पूछ रहे हैं और सिस्टम को जवाबदेह ठहराने की कोशिश भी कर रहे हैं। वरना कहां से सीबीएसई के डॉक्यूमेंट, कौन एथिकल हैकर, कहां से हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्टर, उन सबको जोड़ करके इस बच्चे ने जो काम किया वास्तव में अद्भुत है। सीबीएसई का जो और स्क्रीन सिस्टम था, इसका सारे का सारा जो मार्किंग का, उन पर बहस करने की बजाय तमाम पोमेरियन आपके और तमाम आईटी सेल के लोग इन छात्रों को पाकिस्तानी, डीप स्टेट और एंटी नेशनल कह रहे थे। अब वही छात्र संसदीय समिति के सामने पेश हुआ। क्या ये उन सब पोमेरियंस के मुंह पे जो 2 कौड़ी के यूट्यूबर पता नहीं क्या क्या बकवास करती घूमती है चैनलों में बैठ करके, और वो आपका जो नेशनल चैनल है, उन सब के मुंह पर ये तमाचा नहीं इस बच्चे का वहां आना और सारी की सारी चीजें खोलना? आज वो सारे क्यों चुप्पी साध गए, या कहीं आज कोई और एजेंडा चलाएंगे? मेरा सवाल उन सभी वेतनभोगी कठपुतलियों से सीधा सीधा है, क्या वे अब तथ्यों और जवाबदेही का महत्व उनके लिए अंधभक्ति से ज्यादा हो गया है क्या? बच्चों का भविष्य कुछ नहीं, देश की शिक्षा प्रणाली कुछ नहीं, केवल एक व्यक्ति के लिए काम करेंगे और उस पर कोई सवाल नहीं पूछेंगे। ये इन सारे पोमेरियंस के लिए भी है, ये सारी आईटी सेल के लिए भी है, और इस देश के 100 कार्ड जिनको आप राष्ट्रवादी कहते हो, ये उन जाहिलों के लिए भी। ये सवाल उन सबको सुनना चाहिए और सोचना चाहिए। वो जिस लायक है वो है, लेकिन इस देश को जो आगे बढ़ने का जो सारा उपक्रम है उसको रोकने का जो ये प्रयास है बीजेपी, आरएसएस और सारे खेल का, वो वास्तव में चिंतनीय है। और फिर जो इस बच्चे ने किया है, और तीनों ने किया है, मैं तो कहता हूं जिन्होंने इसको हैकिंग की और सारा का सारा, वो सारे के सारे साधुवाद के पात्र हैं, ऐसा मेरा मानना है। आशीष हाँ बिल्कुल भैया, आज तो वाकई, और हम तो इस निराशा के दौर में, तमाम निराशावादी बातों के बीच में, मैं तो और ज्यादा इसलिए पॉजिटिवली बोल रहा हूँ। आपने कहा ना कि आज खुश हो कि दुखी हो, देखिए खुश होने का मौका है दोनों में। अगर मुझे छांटना हो, आप कहें कि कौन सी उंगली पकड़ोगे, तो मैं खुश होने का मौका मानता हूँ। तो आपने दोनों में इतना क्यों क्या ऑप्शन दिया कि हमारे पास ऐसा भविष्य है, हमारे देश के में ऐसे बच्चे हैं, हम इस पर खुश हों या ये सोच करके हम दुखी हों कि किसके हाथ में देश दिया है। ये दुखी होने के लिए, वो जो इस बात पे दुखी होना है उस पर तो 12 साल से अपना हम कपार पीट ही रहे हैं। वो तो 12 साल से, तो कोई ऐसा तो नहीं कि आज जाना है, 12 साल से झंक रहे हैं अपनी किस्मत पर कि अरे किसे चुन लिया। इससे नाकाबिल तो कभी क्रिएशन ही नहीं ईश्वर ने किया होगा कभी। इससे नाकाबिल, इससे नाकारा क्रिएशन ईश्वर का ही नहीं है धरती पर, जिसके हाथ में हमने सौंप दिया। तो आज खुशी का मौका है कि उन नाकाबिल नाकारों का सच जो है वो संसद में रखा है उस बच्चे ने, और मुंह पे इन सबके पामियन के थप्पड़ ने जूता है। आज जो 2 कौड़ी, 5 कौड़ी, 3 कौड़ी गिन रहे हैं ना, आज अंजना, चित्रा, रूबिका, वो तो देवगन, अर्णव और अशोक श्रीवास्तव और ऐसे जितने हैं, और कितने हैं, बहुत सारे हैं, नाम गिनते शाम हो जाए। इन सब को 17 साल के बच्चे से ट्यूशन लेना चाहिए। फीस मैं दे दूंगा, फीस मैं भर दूंगा। और किस चीज का ट्यूशन लेना चाहिए? सीबीएसई का, 12वीं का, मैथ का, फिजिक्स का नहीं, पत्रकारिता का ट्यूशन लेने का कहा। आप पत्रकारिता और किसी चीज का नहीं कि सीबीएसई में अच्छा बच्चा अंग्रेजी में बहुत अच्छा काम किया तो अंग्रेजी ट्यूशन ले लो। पत्रकारिता का जो उसने किया है वही विशुद्ध पत्रकारिता है। हम भी प्रेरणा आज उस बच्चे से ले रहे हैं। विशुद्ध पत्रकारिता किया है सार्थक सिद्धांत ने, हेमंत भाई। बिल्कुल बिल्कुल 100%। देश के इतने इतने बड़े करप्शन के मॉडल को, इतने बड़े खेल को उसने परत दर परत उधेड़ के रख दिया है। ये मामूली बात नहीं, ये पत्रकारिता है। वो पाव भर मैदा लगा करके आ जाओ कैमरे के सामने, वो नहीं है। हाँ, मुंह पे मैदा पोत लिए कहे हम एंकर हैं, वो एंकरिंग थोड़ा होती है पत्रकारिता। चलिए जरा हम अब एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस, ये दोनों भी मैं तारीफ करूंगा भाई।
कोई कुछ कहते हैं, हमको कहने कांग्रेस के लोग कहते हैं कांग्रेस का एजेंट है, ये है वो। करेंगे। इस दौर में पिछले 10 दिन से राहुल गांधी के 2 युवा सेनापति, वो उदय भान चिब और वो जाखड़ जो नया एनएसयूआई की जिम्मेदारी जिसको दी है लड़के, इन दोनों ने बहुत मेहनत की है। रोज अलग अलग शहर में जाकर के रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो ये मुद्दा, अगर ये दोनों एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस नहीं इस देश में अलग अलग जगह अलग अलग शहरों में होते, हेमंत भाई मुद्दा मर गया होता। उन्होंने इस मुद्दे को ज्वलंत बनाए रखा। गोदियों के उपस्थिति में भी, मतलब ये पॉमेरियंस की उपस्थिति में, जो नहीं दिखा रहे हैं, जो बायकॉट। आपको पता है कल कोल्हापुर में इतना जोरदार प्रोटेस्ट हुआ है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और मैं विजुअल तो मिल गया। सुबह मैं कार्यक्रम करने लगा तो मैं सोचा कि लाओ हेडलाइन लगाते हैं तो खबर ढूंढ ले। भाई साहब खबर ही नहीं, हिंदी अंग्रेजी दोनों नहीं थी। अब मराठी में मैं टाइप नहीं कर पाता तो मराठी में हो सकता है किसी ने गलती से लगाया हो। एक सिंगल हेडलाइन ने, एक सिंगल खबर नहीं, आप कल्पना करोगे। उसके बावजूद यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को, इसलिए हम आज उनकी भी तारीफ करेंगे, उन्होंने इस देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे को जिंदा रखा। बहुत बढ़िया, शाबाश। आप लोग ऐसे ही खड़े रहो इस देश को बचाने के लिए। अब लाइए एनएसयूआई का ट्वीट दिखाइए, वो सार्थक को सलूट कर रहे हैं। यही हम देश देखना चाहते हैं, जहां पर हुनर का सम्मान हो, काबिलियत का सम्मान हो। ये देखिए एनएसयूआई ने लिखा है, एक छात्र ने वो कर दिखाया जो पूरी सरकार करने में नाकाम रही। सही सवाल पूछे। श्री दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता वाली संसदीय शिक्षा अस्थायी समिति के समक्ष उपस्थित होकर सीबीएसई की ओएसएम मूल्यांकन प्रणाली पर निडरता से चिंता व्यक्त करने वाले सार्थक सिद्धांत को सलाम। ये हैं नए भारत के युवा, जागरूक, निडर और भविष्य दांव पर होने पर चुप न रहने वाले। सम्मान सार्थक। चलिए अगला, रेस्पेक्ट, मतलब रेस्पेक्ट सार्थक, सम्मान सार्थक के लिए सम्मान। अगला यूथ कांग्रेस का लाइए, यूथ कांग्रेस का ट्वीट देखिए। यूथ कांग्रेस ने लिखा, सार्थक सिद्धांत को सलाम। लीक गवर्नमेंट या मोदी स्टूडियो ने शायद इन जनरेशन मतलब जेन जी की आवाजें नहीं सुनी, लेकिन इस छात्र ने सीबीएसई के ओएसएम गड़बड़ी के मामले में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता वाली शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सामने अपनी बात रखी। जेन जी अब सिर्फ परीक्षा नहीं दे रही है, वे दस्तावेज पढ़ रहे हैं, कठिन सवाल पूछ रहे हैं और सिस्टम को जवाबदेह ठहरा रहे हैं। वाह चैंपियन, वाह चैंपियन। और वाकई वाह चैंपियन होना चाहिए। दिग्विजय सिंह कल से ही एक्टिव थे, कल का दिखा दीजिए, कल से ही एक्टिव हैं वो संसदीय समिति में, बार बार बैठक कल से, और आखिरकार बुलाया। विजुअल दिखा दीजिए दिग्विजय सिंह के। इनके लिए भी तारीफ होनी चाहिए कि जहां पर जो भूमिका है जिसके पास, उतने भूमिका ईमानदारी से कर लेना तो ये नरेंद्र का मजा तुरंत कम हो जाए, फिर ऐसे फ्री मजा न ले पाऊंगा। देखिए इधर, और सार्थक वाला विजुअल भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, 5 ही सेकंड, लेकिन दिखा दीजिए सार्थक वाला। कैसे 17 साल का शायद वो कॉन्फिडेंस हम लोगों में नहीं था, आज भी शायद थोड़ा 19 पड़ जाए सार्थक। ये देखिए, शाबाश बेटा, बस हटा दीजिए। हेमंत भाई हमें तो कुछ नहीं, सवाल वाला हमें तो मजा आ रहा है। 12 साल नरेंद्र मजा लिए हैं तो एक दिन हम नहीं ले ले, आशीष चित्रांशी मजा ले लेगा तो कोई गुनाह किया? बताइए आप। नहीं, वास्तव में दिस इज हार्टनिंग टू सी। 17 साल का बच्चा जिस तरीके से गया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पॉइंट वाइज पूरे के पूरे 15 पॉइंट्स जो लेक्यूनास थे वो खुल के बताया। और अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा का सवाल नहीं हो, तो आपको भी पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ। लेकिन पूरे देश के छात्रों को एक प्रेरणा मिलेगी कि एक जो कहते हैं ना कि एक चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना सारी बीजेपी, सारी आरएसएस, सारी आईटी सेल और सारे पोमेरियंस को नंगा करके सड़क पे दौड़ा सकता है। हाँ। ये सार्थक सिद्धांत ने कर दिया। सार्थक सिद्धांत ने ये किया है। विपक्ष, इतना बड़ा विपक्ष अभी तक एक उसमें सारे इतना सब होने के बाद भी ये नहीं कर पाया। राहुल गांधी ने सवाल उठाए, सारी बात की, लेकिन जितनी भी फॉल्ट लाइंस थी सिस्टम की, उनको एक एक को उधेड़ के रख दिया। और हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी, आईटी सेल, संघ और पोमेरियंस के पास केवल एक ही शब्द बच गया, पाकिस्तानी।
डीप स्टेट, टेररिस्ट, विदेशी ताकतें, सोरोस, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं था। इस एक बालक ने 12 से 13 साल जो ये लगातार ये चल रहा है ना सारा, ये 4-5 नाम पाकिस्तानी फला, उन सारों की चीजों को आज उनके मुंह में जो आपका ना जूता बहुत बड़े वाला दे दिया है। हकीकत ये है, और सारे युवाओं को इस बच्चे से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपनी लड़ाई भाई खुद लड़नी पड़ेगी, और सिस्टम से लड़ना नहीं, सिस्टम को नंगा भी करना पड़ेगा। जो इसके साथ हुआ बच्चे के साथ, पेपर आप सोचिए, पेपर किसी और का, स्कैनिंग डिम, और उसके बाद जो परिणाम आया इस बार सीबीएसई का, आशीष भाई, इसे कोई छोटी चीज नहीं है। इसके अंदर क्या क्या था जो ये ऑन स्क्रीन मार्किंग विवादों में है? नंबर एक, स्कैन क्लियर नहीं थे, ब्लड स्कैन थे नंबर एक। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनको चेक ही नहीं किया गया ऑन स्क्रीन मार्किंग के बावजूद और सारे सिस्टम होने के बावजूद। बार बार पोर्टल क्रैश हो रहा था 13 मई के रिजल्ट आने के बाद। जो पास परसेंटेज था बच्चों का वो 85.2% रह गया, पहले 88.4 था पिछले साल के अंदर। और जो बच्चों के ज्यादा मार्क्स आते हैं 98%, 100%, वो भी बहुत तेजी से नीचे गिरे। तो सिद्धांत ने उन सब का जो है एविडेंस प्रस्तुत किया कि किस तरीके से टेंडर देते टाइम आपने फेवरेटिज्म किया, भाई भतीजावाद किया, और एक एथिकल हैकर जो था निसारगा अधिकारी, उसके साथ मिलकर के और पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने सब कुछ ला करके रख दिया कि साहब ये है आपका सिस्टम। तो ये जो आशीष भाई कोई छोटी चीज नहीं है, ये पूरे देश के युवाओं को एक प्रेरणा देगी, लड़ने का मादा देगी, और भाई सीधी सी बात है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा। साधुवाद है एनएसयूआई को, यूथ कांग्रेस को, राहुल गांधी को, जो उन्होंने मुद्दा उठाए रखा। लेकिन मैं इस मुद्दे की सफलता जब मानूंगा जब नंबर एक, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए कैबिनेट से। बर्खास्त, ऐसा नहीं कि महकमा बदल दिया, कुछ नहीं, मैं यहां नकारा हूं तो वहां भी नकारा हूं। और इसकी इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए, और न्यायिक जांच होनी चाहिए। क्योंकि पहले सीबीआई वगैरह की कहा करते, सीबीआई का पता लग गया, पता तो न्यायिक का भी लग गया, लेकिन थोड़ा बहुत भ्रम है हम लोगों का, शायद वो भी दूर हो जाए। तो न्यायिक जांच होनी चाहिए, इसकी टाइम बाउंड। और ये बात आप मान करके चलिए, धर्मेंद्र प्रधान के लिए मोदी जी कुछ भी कर ले, इस मामले में वो बच नहीं सकते, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, जो संकेत मेरे पास है और जिस तरह के सबूत इस मामले में विदेश से तार जुड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं तो उसके आगे एक लाइन और जोड़ूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं, धर्मेंद्र प्रधान कुछ भी बिना आका के ओके किए हुए नहीं कर सकते हैं। ये तार वहां तक जुड़ेंगे, धर्मेंद्र प्रधान के बर्खास्तगी तक ही मामला नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान बर्खास्त हो, नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे, प्रधानमंत्री को क्यों? इस देश में जब सब कुछ प्रधानमंत्री ही करता है, हेमंत भाई, मैं फिर लॉजिक की बात कर रहा हूं, इस देश में सुलभ शौचालय भी बना तो क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी। उस दिन आप देखिए इस देश में जितने भाजपाई हैं, आप सामने जैसे कैमरा लगाओगे, माइक लगाओगे, कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जो है यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज शौचालय बनवा दिया है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी शौच करने में। ठीक है, शौचालय बनवा दिया। जब शौचालय का भी क्रेडिट नरेंद्र मोदी लेंगे, तब 22 लाख बच्चों की किस्मत गोड़ दोगे और खाली धर्मेंद्र प्रधान पे चल जाएगा, कैसे चलेगा? मैं इस बात पे धर्मेंद्र प्रधान तक पे नहीं सीमित हूं, इस्तीफा तो नरेंद्र मोदी को होना चाहिए, नरेंद्र मोदी की इस्तीफा होना चाहिए। आप सब चीज का भाई साहब, आप मतलब ये समझ लो कि पहले, अब तो लड़कियां कम दिखती हैं फीता रिबन बांधे हुए, नहीं पहले बाल में रिबन बांधती थी, गांव में तो हम लोग थे तो रिबन, वो रिबन भी अगर आज नहीं अच्छा नहीं बांधती है बच्चियां, नहीं तो वो रिबन भी काटने मोदी जी चले जाते, वो रिबन भी कहते लाओ रिबन बंधा दिखा, कैंची उठा लेते, हम काटेंगे। नहीं नहीं, कैसे धर्मेंद्र प्रधान तक चलेगा मामला? और दूसरी चीज यह भी देश समझ ले कि हर अधिकारी शुभेंदु नहीं होता है, निसर्ग अधिकारी भी हो सकता है। और तीसरी चीज, हेमंत भाई ने कहा ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला चना भांडा फोड़ सकता है। हाँ, ये ध्यान रखिए, अकेला चना भांडा फोड़ सकता है, और अकेले चने ने फोड़ दिया भांडा। और एक और चीजें ही खत्म नहीं हो रही हमारी, तो कार्यक्रम खत्म करें। एक चीज और, सिर्फ युवा नहीं प्रेरणा लें सार्थक से, बुजुर्ग भी लें, जिन्होंने 60 वर्ष तक नौकरी की और अकूत दौलत बना ली, और अब कहते हैं 75 साल की उम्र में राष्ट्र निर्माण हम कर रहे हैं।
नौकरी लिया नेहरू इंदिरा के समय में, राजीव के समय में, पेंशन उनके बदौलत लिया, करप्शन अपने बदौलत किया, अपने क्षमता भर किया, और आज कहते हैं राष्ट्र निर्माण में मोदी जी हम साथ हैं, क्योंकि आपका आकंठ यहां तक भरा हुआ है, एक बार डकार लेने पे उल्टी हो जाएगा, इतना करप्शन बहुतों ने किया है। इसमें अच्छा बुरा लगने की बात नहीं, हम इस सोच के नहीं कहते कि इसको बुरा लगेगा, लगे तो लगे, इतना करप्शन किया है, बहुत बड़ी संख्या है, मैं देखता हूं बहुत बड़ी संख्या मेरे जानने वालों में है, रिटायर हो बैठे हैं, यहां तक धन भरा हुआ, यहां तक धन भरा है, अब कहते हैं राष्ट्र निर्माण में, अब राष्ट्र निर्माण में बलिदान तो देना पड़ेगा। बलिदान कौन दे? बलिदान हम लोग दें। अरे 2 फ्लैट दे दो, बेच करके पीएम केयर्स में डाल दो पैसा, नहीं, उसका किराया 10% साल का बढ़ना चाहिए। ऐसे ऐसे करप्ट लोगों की संख्या तमाम भरी पड़ी है मेट्रोपॉलिटन्स में, तो उनको भी सार्थक सिद्धांत से, जिसका पूरा भविष्य पड़ा है, उसने भी भांडा फोड़ने में नहीं सोचा। आप लोग तो पूरा जिंदगी जी लिए हो, कुछ तो देश के लिए जी लो, सीख लो आप लोग भी सब। और हमारे उम्र के जो लोग हैं, जो 50 की श्रेणी वाले हैं, वो भी सीखें, क्योंकि उनके पास दोनों चीज है, बुढ़ापा भी अच्छा कटना चाहिए और अगली पीढ़ी भी उनके आंखों के सामने अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, तो वह भी सीखे। सबको सीखने की जरूरत है। इजाजत दीजिए, अब बात खत्म हो गई हमारी। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।